अभी तक हुआ नहीं। हमारी बेल कल तक हो जाएगी होपफुली। बेल हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ और पूछ रहा हूँ। हम दोनों की यूट्यूब चैनल बंद हो गए हैं, सारा सोशल मीडिया बंद हो गया है, काम भी आगे चला गया ना हारून। खुशबक कभी नहीं चल रहा, नबील कभी नहीं चल रहा। ये सब कुछ बहुत प्लान्ड है। हेलो सर, आप ही कहते थे ना कि हारून मलिक एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। एक सेकेंड, क्या अपडेट है? मुझे इसका नहीं, किसी और चीज का इंतजार था। हो गया। मेरा ऑर्डर है, गॉट इट। देखता हूं कि कौन उसका रास्ता रोकता है। तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो, ओके? जो होगा मैं देखूंगा। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। मैं हैरान भी हूं, मुतासिर भी हूं, सबसे ज्यादा मैं जेलस हूं। जेलस मुझसे? कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है, जहां खुशबख्त के सामने उसका सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। वो हारून से बेहद नाराज है क्योंकि जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था, उसी पर अब उसे शक होने लगा है। हारून पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और खुशबख्त के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, क्या वही उसे धोखा दे सकता है? परिवार के बाकी लोग भी हारून का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबख्त का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि खुद हारून से पूछा जाए कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच हालात तेजी से बदलते हैं और खुशबख्त को अपने विभाग से एक ज़रूरी संदेश मिलता है, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हारून खुद सामने आकर जनता से बात करने का फैसला करता है। वो साफ कहता है कि वो सफाई देने नहीं आया, बल्कि सच बताने आया है। उसके मुताबिक देश की असली समस्याएं किसी से छिपी नहीं हैं। बड़े और ताकतवर लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उन्हें नशे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हारून का मानना है कि स्कूल और पार्क तक सुरक्षित नहीं रह गए और एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की है जिनके पास अपनी आवाज़ उठाने की ताकत नहीं। वो कहता है कि जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद आ जाए तो फिर निजी फायदे और नुकसान छोटे लगने लगते हैं। उसकी अपनी प्रतिष्ठा पहले ही दांव पर लग चुकी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी ज़िंदगी भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान खुशबख्त एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने पहुंचती है। वो उम्मीद करती है कि शायद वहां से उसे हारून के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बारे में कोई रास्ता मिल सके, लेकिन अधिकारी उसे ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हारून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और सिर्फ हारून ही नहीं बल्कि खुशबख्त के खिलाफ भी जांच शुरू की जा चुकी है। खुशबख्त तुरंत सफाई देती है कि उसने हारून को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी और हारून के अपने स्रोत हैं, लेकिन अधिकारी बताता है कि ये जांच अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे पहले से योजना बनाई जा चुकी थी और कार्रवाई उस समय होनी थी जब खुशबख्त अपनी जिम्मेदारी संभालती। यानी असली निशाना सिर्फ हारून नहीं था, बल्कि खुशबख्त भी पहले से इस जाल में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ हारून अपने मिशन पर कायम रहता है। वो दोहराता है कि देश के बच्चों को नशे से बचाना जरूरी है और इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके अनुसार व्यवस्था में मौजूद कई ताकतवर लोग ऐसे नेटवर्क को मजबूत करते हैं और असली लड़ाई उन सभी के खिलाफ है। वो जनता से कहता है कि अब फैसला उन्हें करना है कि सच क्या है और दिखाया जा रहा भ्रम क्या है। हारून के शब्दों से साफ होता है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच खुशबख्त और हारून के रिश्ते में भी बड़ा टकराव आता है। खुशबख्त उससे शिकायत करती है कि उसने अपने पेशे को उनके रिश्ते से ऊपर रखा और उसकी भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे लगता है कि हारून ने अपने करियर की खातिर उनके भरोसे और प्यार को कुचल दिया। हारून उसकी नाराजगी को समझता है, लेकिन वो बताता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे वो वजह नहीं थी जो खुशबख्त समझ रही है। असल में वो पूरी स्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहता था ताकि खुशबख्त पर कोई सीधा आरोप ना आए। इसी दौरान एक वरिष्ठ व्यक्ति हारून को समझाता है कि ताकत अपने आप में बुरी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इंसान उसे अपने नियंत्रण से बाहर जाने दे तो वही ताकत विनाशकारी बन जाती है। हारून भी मानता है कि उसने इस्तीफा देने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसके हट जाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और वही सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए भागने के बजाय जरूरी है कि सिस्टम के भीतर रहकर सही काम किया जाए। इसी बातचीत में उम्मीद और जिम्मेदारी की बात सामने आती है। दोनों मानते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रखी जा सकती है।
हारून का मिशन भले ही अधूरा हो जाए, लेकिन उसका मानना है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सका तो कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस काम को पूरा करेगा। इसके बाद कहानी फिर हारून और खुशबख्त के रिश्ते की तरफ लौटती है। खुशबख्त उससे पूछती है कि क्या उसके दिल से डर को निकाला जा सकता है। हारून उसे समझाता है कि इंसान के दिल में एक समय पर या तो प्यार हावी रहता है या डर। जब प्यार सच्चा हो तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। खुशबख्त अब भी हारून को लेकर परेशान है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल है। अगर हारून सच में निर्दोष है तो आखिर वो इतना शांत कैसे रह सकता है। हारून का जवाब होता है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है और वो जानता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। इसी बीच एक और महिला हारून के खिलाफ चल रही कहानी को समझने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि शायद हारून ने जानबूझकर खुशबख्त को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसे समझाया जाता है कि असल में हारून ने खुद को खतरे में डालकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की थी। अगर हारून ये कदम न उठाता तो शायद आज खुशबख्त पर रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे होते, जबकि अब हारून खुद एक हत्या के मामले में आरोपी बन चुका है। यानी उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना करियर और अपना भविष्य दांव पर लगाकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सच्चाई सामने आने के बाद खुशबख्त को अपनी पिछली बातों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो धोखेबाज समझ रही थी वो असल में उसके लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों आमने सामने होते हैं और खुशबख्त हारून से माफी मांगती है। वो स्वीकार करती है कि उसने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर शक किया और ऐसी बातें कही जिनका उसे अब अफसोस है। लेकिन हारून उसके सामने कोई शिकायत नहीं रखता। वो कहता है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं है और इसलिए वो अपने बचे हुए पलों को खुशबख्त के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद हारून एक ऐसा फैसला करता है जो खुशबख्त को अंदर तक हिला देता है। वो कहता है कि अब वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वो खुशबख्त से कहता है कि फोन उठाकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दे। खुशबख्त ये सुनकर टूट जाती है और कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान को सजा नहीं दे सकती जिसने अपराध किया ही नहीं। लेकिन हारून समझाता है कि कानून में सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं होता। अगर उस पर आरोप है तो जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही उसकी बेगुनाही साबित होगी। वो भागना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे कानून से भागने वाला इंसान कहे। खुशबख्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसे याद दिलाता है कि प्यार किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होना चाहिए। अगर उनका प्यार खुशबख्त को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है तो वो प्यार अपने मकसद में असफल हो जाएगा। इसलिए हारून उससे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहता है। खुशबख्त के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल है, लेकिन हारून पूरी तरह तैयार है। वो विश्वास जताता है कि एक दिन खुशबख्त ही उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा साबित करेगी। इसके बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि खबर मिलती है कि हारून का ऑनलाइन चैनल ब्लॉक कर दिया गया है और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ खुशबख्त और नबील से जुड़े चैनल भी बंद कर दिए गए हैं। इससे साफ होने लगता है कि मामला सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। किसी ने उनकी आवाज को दबाने की पूरी तैयारी कर रखी है। हारून के पिता भी चिंतित हैं, लेकिन हारून उन्हें भरोसा देता है कि वो भागेगा नहीं। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा और अपने परिवार से सिर्फ इतना कहता है कि उसकी माँ का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद उसकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नबील हारून से मिलने पहुंचता है और उसके सामने एक अजीब तरह की चुनौती रखता है। वो कहता है कि वो देखना चाहता था कि मुश्किल वक्त की आग हारून को कमजोर करेगी या फिर असली सोने की तरह और मजबूत बनाएगी। हारून का जवाब साफ होता है कि वो टूटने वाला नहीं है। वो मानता है कि इस दुनिया के सामने टिके रहने के लिए सिर्फ जिद काफी नहीं होती, बल्कि इंसान को लालच और डर जैसे दो बड़े दुश्मनों पर जीत हासिल करनी पड़ती है। इसी बीच नबील को एक नई योजना का पता चलता है। हारून का पुराना चैनल बंद हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उसकी आवाज को किसी दूसरे रास्ते से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। नबील और उसके साथी नए चैनल के जरिए हारून का संदेश फैलाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वही वीडियो दोबारा अपलोड किया गया तो उसे भी तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तभी हारून को एक और रास्ता नजर आता है। अगर व्यक्तिगत चैनल बंद हो रहे हैं तो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए जिसे बंद करना आसान ना हो। कहानी यहीं एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां हारून की लड़ाई अब सिर्फ अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने की नहीं रह गई, बल्कि उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की भी बन चुकी है। एक तरफ उस पर गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ उसके अपने लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे हैं और तीसरी तरफ वे ताकतें हैं जो उसकी आवाज को दबाने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रही हैं। लेकिन हारून ने फैसला कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब असली सवाल ये है कि क्या खुशबख्त अदालत के सामने हारून की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या बंद किए गए चैनलों के बावजूद उसका संदेश लाखों लोगों तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले के पीछे छिपे असली लोगों का चेहरा सामने आएगा या फिर हारून को ही इस पूरी साजिश का जिम्मेदार बनाकर हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की जाएगी?
कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है, जहां खुशबख्त के सामने उसका सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। वो हारून से बेहद नाराज है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था, उसी पर अब उसे शक होने लगा है। हारून पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और खुशबख्त के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, क्या वही उसे धोखा दे सकता है। परिवार के बाकी लोग भी हारून का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबख्त का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि खुद हारून से पूछा जाए कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच हालात तेजी से बदलते हैं और खुशबख्त को अपने विभाग से एक जरूरी संदेश मिलता है, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हारून खुद सामने आकर जनता से बात करने का फैसला करता है। वो साफ कहता है कि वो सफाई देने नहीं आया, बल्कि सच बताने आया है। उसके मुताबिक देश की असली समस्याएं किसी से छिपी नहीं है। बड़े और ताकतवर लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उन्हें नशे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हारून का मानना है कि स्कूल और पार्क तक सुरक्षित नहीं रह गए और एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की है जिनके पास अपनी आवाज उठाने की ताकत नहीं। वो कहता है कि जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद आ जाए तो फिर निजी फायदे और नुकसान छोटे लगने लगते हैं। उसकी अपनी प्रतिष्ठा पहले ही दांव पर लग चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जिंदगी भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान खुशबख्त एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने पहुंचती है। वो उम्मीद करती है कि शायद वहां से उसे हारून के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बारे में कोई रास्ता मिल सके, लेकिन अधिकारी उसे ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हारून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और सिर्फ हारून ही नहीं बल्कि खुशबख्त के खिलाफ भी जांच शुरू की जा चुकी है। खुशबख्त तुरंत सफाई देती है कि उसने हारून को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी और हारून के अपने स्रोत हैं, लेकिन अधिकारी बताता है कि ये जांच अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे पहले से योजना बनाई जा चुकी थी और कार्रवाई उस समय होनी थी जब खुशबख्त अपनी जिम्मेदारी संभालती। यानी असली निशाना सिर्फ हारून नहीं था, बल्कि खुशबख्त भी पहले से इस जाल में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ हारून अपने मिशन पर कायम रहता है। वो दोहराता है कि देश के बच्चों को नशे से बचाना जरूरी है और इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके अनुसार व्यवस्था में मौजूद कई ताकतवर लोग ऐसे नेटवर्क को मजबूत करते हैं और असली लड़ाई उन सभी के खिलाफ है। वो जनता से कहता है कि अब फैसला उन्हें करना है कि सच क्या है और दिखाया जा रहा भ्रम क्या है। हारून के शब्दों से साफ होता है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच खुशबख्त और हारून के रिश्ते में भी बड़ा टकराव आता है। खुशबख्त उससे शिकायत करती है कि उसने अपने पेशे को उनके रिश्ते से ऊपर रखा और उसकी भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे लगता है कि हारून ने अपने करियर की खातिर उनके भरोसे और प्यार को कुचल दिया। हारून उसकी नाराजगी को समझता है, लेकिन वो बताता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे वो वजह नहीं थी जो खुशबख्त समझ रही है। असल में वो पूरी स्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहता था ताकि खुशबख्त पर कोई सीधा आरोप न आए। इसी दौरान एक वरिष्ठ व्यक्ति हारून को समझाता है कि ताकत अपने आप में बुरी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इंसान उसे अपने नियंत्रण से बाहर जाने दे तो वही ताकत विनाशकारी बन जाती है। हारून भी मानता है कि उसने इस्तीफा देने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसके हट जाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और वही सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए भागने के बजाय जरूरी है कि सिस्टम के भीतर रहकर सही काम किया जाए। इसी बातचीत में उम्मीद और जिम्मेदारी की बात सामने आती है। दोनों मानते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रखी जा सकती है। हारून का मिशन भले ही अधूरा हो जाए, लेकिन उसका मानना है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सका तो कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस काम को पूरा करेगा। इसके बाद कहानी फिर हारून और खुशबख्त के रिश्ते की तरफ लौटती है। खुशबख्त उससे पूछती है कि क्या उसके दिल से डर को निकाला जा सकता है। हारून उसे समझाता है कि इंसान के दिल में एक समय पर या तो प्यार हावी रहता है या डर। जब प्यार सच्चा हो तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। खुशबख्त अब भी हारून को लेकर परेशान है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल है। अगर हारून सच में निर्दोष है तो आखिर वो इतना शांत कैसे रह सकता है। हारून का जवाब होता है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है और वो जानता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। इसी बीच एक और महिला हारून के खिलाफ चल रही कहानी को समझने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि शायद हारून ने जानबूझकर खुशबख्त को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसे समझाया जाता है कि असल में हारून ने खुद को खतरे में डालकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की थी। अगर हारून ये कदम न उठाता तो शायद आज खुशबख्त पर रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे होते, जबकि अब हारून खुद एक हत्या के मामले में आरोपी बन चुका है। यानी उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना करियर और अपना भविष्य दांव पर लगाकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सच्चाई सामने आने के बाद खुशबख्त को अपनी पिछली बातों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो धोखेबाज समझ रही थी वो असल में उसके लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों आमने सामने होते हैं और खुशबख्त हारून से माफी मांगती है। वो स्वीकार करती है कि उसने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर शक किया और ऐसी बातें कही जिनका उसे अब अफसोस है, लेकिन हारून उसके सामने कोई शिकायत नहीं रखता। वो कहता है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं है और इसलिए वो अपने बचे हुए पलों को खुशबख्त के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद हारून एक ऐसा फैसला करता है जो खुशबख्त को अंदर तक हिला देता है। वो कहता है कि अब वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वो खुशबख्त से कहता है कि फोन उठाकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दे। खुशबख्त ये सुनकर टूट जाती है और कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान को सजा नहीं दे सकती जिसने अपराध किया ही नहीं। लेकिन हारून समझाता है कि कानून में सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं होता। अगर उस पर आरोप है तो जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही उसकी बेगुनाही साबित होगी। वो भागना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे कानून से भागने वाला इंसान कहे।
खुशबख्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसे याद दिलाता है कि प्यार किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होना चाहिए। अगर उनका प्यार खुशबख्त को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है तो वो प्यार अपने मकसद में असफल हो जाएगा। इसलिए हारून उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहता है। खुशबख्त के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल है, लेकिन हारून पूरी तरह तैयार है। वो विश्वास जताता है कि एक दिन खुशबख्त ही उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा साबित करेगी। इसके बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि खबर मिलती है कि हारून का ऑनलाइन चैनल ब्लॉक कर दिया गया है और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ खुशबख्त और नबील से जुड़े चैनल भी बंद कर दिए गए हैं। इससे साफ होने लगता है कि मामला सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, किसी ने उनकी आवाज को दबाने की पूरी तैयारी कर रखी है। हारून के पिता भी चिंतित हैं, लेकिन हारून उन्हें भरोसा देता है कि वो भागेगा नहीं। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा और अपने परिवार से सिर्फ इतना कहता है कि उसकी माँ का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद उसकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नबील हारून से मिलने पहुंचता है और उसके सामने एक अजीब तरह की चुनौती रखता है। वो कहता है कि वो देखना चाहता था कि मुश्किल वक्त की आग हारून को कमजोर करेगी या फिर असली सोने की तरह और मजबूत बनाएगी। हारून का जवाब साफ होता है कि वो टूटने वाला नहीं है। वो मानता है कि इस दुनिया के सामने टिके रहने के लिए सिर्फ जिद काफी नहीं होती, बल्कि इंसान को लालच और डर जैसे दो बड़े दुश्मनों पर जीत हासिल करनी पड़ती है। इसी बीच नबील को एक नई योजना का पता चलता है। हारून का पुराना चैनल बंद हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उसकी आवाज को किसी दूसरे रास्ते से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। नबील और उसके साथी नए चैनल के जरिए हारून का संदेश फैलाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वही वीडियो दोबारा अपलोड किया गया तो उसे भी तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तभी हारून को एक और रास्ता नजर आता है। अगर व्यक्तिगत चैनल बंद हो रहे हैं तो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए जिसे बंद करना आसान ना हो। कहानी यही एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां हारून की लड़ाई अब सिर्फ अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने की नहीं रह गई, बल्कि उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की भी बन चुकी है। एक तरफ उस पर गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ उसके अपने लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे हैं, और तीसरी तरफ वे ताकतें हैं जो उसकी आवाज को दबाने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रही हैं। लेकिन हारून ने फैसला कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब असली सवाल ये है कि क्या खुशबख्त अदालत के सामने हारून की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या बंद किए गए चैनलों के बावजूद उसका संदेश लाखों लोगों तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले के पीछे छिपे असली लोगों का चेहरा सामने आएगा, या फिर हारून को ही इस पूरी साजिश का जिम्मेदार बनाकर हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की जाएगी? कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है, जहां खुशबख्त के सामने उसका सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। वो हारून से बेहद नाराज है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था, उसी पर अब उसे शक होने लगा है। हारून पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और खुशबख्त के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, क्या वही उसे धोखा दे सकता है? परिवार के बाकी लोग भी हारून का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबख्त का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि खुद हारून से पूछा जाए कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच हालात तेजी से बदलते हैं और खुशबख्त को अपने विभाग से एक जरूरी संदेश मिलता है, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हारून खुद सामने आकर जनता से बात करने का फैसला करता है। वो साफ कहता है कि वो सफाई देने नहीं आया, बल्कि सच बताने आया है। उसके मुताबिक देश की असली समस्याएं किसी से छिपी नहीं है। बड़े और ताकतवर लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उन्हें नशे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हारून का मानना है कि स्कूल और पार्क तक सुरक्षित नहीं रह गए और एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की है जिनके पास अपनी आवाज उठाने की ताकत नहीं। वो कहता है कि जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद आ जाए तो फिर निजी फायदे और नुकसान छोटे लगने लगते हैं। उसकी अपनी प्रतिष्ठा पहले ही दांव पर लग चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जिंदगी भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान खुशबख्त एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने पहुंचती है। वो उम्मीद करती है कि शायद वहां से उसे हारून के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बारे में कोई रास्ता मिल सके, लेकिन अधिकारी उसे ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हारून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और सिर्फ हारून ही नहीं बल्कि खुशबख्त के खिलाफ भी जांच शुरू की जा चुकी है। खुशबख्त तुरंत सफाई देती है कि उसने हारून को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी और हारून के अपने स्रोत हैं, लेकिन अधिकारी बताता है कि ये जांच अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे पहले से योजना बनाई जा चुकी थी और कार्रवाई उस समय होनी थी जब खुशबख्त अपनी जिम्मेदारी संभालती। यानी असली निशाना सिर्फ हारून नहीं था, बल्कि खुशबख्त भी पहले से इस जाल में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ हारून अपने मिशन पर कायम रहता है। वो दोहराता है कि देश के बच्चों को नशे से बचाना जरूरी है और इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके अनुसार व्यवस्था में मौजूद कई ताकतवर लोग ऐसे नेटवर्क को मजबूत करते हैं और असली लड़ाई उन सभी के खिलाफ है। वो जनता से कहता है कि अब फैसला उन्हें करना है कि सच क्या है और दिखाया जा रहा भ्रम क्या है। हारून के शब्दों से साफ होता है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच खुशबख्त और हारून के रिश्ते में भी बड़ा टकराव आता है। खुशबख्त उससे शिकायत करती है कि उसने अपने पेशे को उनके रिश्ते से ऊपर रखा और उसकी भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे लगता है कि हारून ने अपने करियर की खातिर उनके भरोसे और प्यार को कुचल दिया।
हारून उसकी नाराजगी को समझता है, लेकिन वो बताता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे वो वजह नहीं थी जो खुशबख्त समझ रही है। असल में वो पूरी स्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहता था ताकि खुशबख्त पर कोई सीधा आरोप न आए। इसी दौरान एक वरिष्ठ व्यक्ति हारून को समझाता है कि ताकत अपने आप में बुरी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इंसान उसे अपने नियंत्रण से बाहर जाने दे तो वही ताकत विनाशकारी बन जाती है। हारून भी मानता है कि उसने इस्तीफा देने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसके हट जाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और वही सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए भागने के बजाय जरूरी है कि सिस्टम के भीतर रहकर सही काम किया जाए। इसी बातचीत में उम्मीद और जिम्मेदारी की बात सामने आती है। दोनों मानते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रखी जा सकती है। हारून का मिशन भले ही अधूरा हो जाए, लेकिन उसका मानना है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सका तो कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस काम को पूरा करेगा। इसके बाद कहानी फिर हारून और खुशबख्त के रिश्ते की तरफ लौटती है। खुशबख्त उससे पूछती है कि क्या उसके दिल से डर को निकाला जा सकता है। हारून उसे समझाता है कि इंसान के दिल में एक समय पर या तो प्यार हावी रहता है या डर। जब प्यार सच्चा हो तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। खुशबख्त अब भी हारून को लेकर परेशान है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल है। अगर हारून सच में निर्दोष है तो आखिर वो इतना शांत कैसे रह सकता है। हारून का जवाब होता है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है और वो जानता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। इसी बीच एक और महिला हारून के खिलाफ चल रही कहानी को समझने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि शायद हारून ने जानबूझकर खुशबख्त को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसे समझाया जाता है कि असल में हारून ने खुद को खतरे में डालकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की थी। अगर हारून ये कदम न उठाता तो शायद आज खुशबख्त पर रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे होते, जबकि अब हारून खुद एक हत्या के मामले में आरोपी बन चुका है। यानी उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना करियर और अपना भविष्य दांव पर लगाकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सच्चाई सामने आने के बाद खुशबख्त को अपनी पिछली बातों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो धोखेबाज समझ रही थी वो असल में उसके लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों आमने सामने होते हैं और खुशबख्त हारून से माफी मांगती है। वो स्वीकार करती है कि उसने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर शक किया और ऐसी बातें कही जिनका उसे अब अफसोस है, लेकिन हारून उसके सामने कोई शिकायत नहीं रखता। वो कहता है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं है और इसलिए वो अपने बचे हुए पलों को खुशबख्त के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद हारून एक ऐसा फैसला करता है जो खुशबख्त को अंदर तक हिला देता है। वो कहता है कि अब वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वो खुशबख्त से कहता है कि फोन उठाकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दे। खुशबख्त ये सुनकर टूट जाती है और कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान को सजा नहीं दे सकती जिसने अपराध किया ही नहीं। लेकिन हारून समझाता है कि कानून में सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं होता। अगर उस पर आरोप है तो जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही उसकी बेगुनाही साबित होगी। वो भागना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे कानून से भागने वाला इंसान कहे। खुशबख्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसे याद दिलाता है कि प्यार किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होना चाहिए। अगर उनका प्यार खुशबख्त को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है तो वो प्यार अपने मकसद में असफल हो जाएगा। इसलिए हारून उससे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहता है। खुशबख्त के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल है, लेकिन हारून पूरी तरह तैयार है। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है, जहां खुशबख्त के सामने उसका सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। वो हारून से बेहद नाराज है क्योंकि जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था, उसी पर अब उसे शक होने लगा है। हारून पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और खुशबख्त के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, क्या वही उसे धोखा दे सकता है। परिवार के बाकी लोग भी हारून का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबख्त का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि खुद हारून से पूछा जाए कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच हालात तेजी से बदलते हैं और खुशबख्त को अपने विभाग से एक ज़रूरी संदेश मिलता है, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हारून खुद सामने आकर जनता से बात करने का फैसला करता है। वो साफ कहता है कि वो सफाई देने नहीं आया बल्कि सच बताने आया है। उसके मुताबिक देश की असली समस्याएं किसी से छिपी नहीं है। बड़े और ताकतवर लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उन्हें नशे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हारून का मानना है कि स्कूल और पार्क तक सुरक्षित नहीं रह गए और एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की है जिनके पास अपनी आवाज़ उठाने की ताकत नहीं। वो कहता है कि जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद आ जाए तो फिर निजी फायदे और नुकसान छोटे लगने लगते हैं। उसकी अपनी प्रतिष्ठा पहले ही दांव पर लग चुकी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी ज़िंदगी भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान खुशबख्त एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने पहुंचती है। वो उम्मीद करती है कि शायद वहां से उसे हारून के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बारे में कोई रास्ता मिल सके, लेकिन अधिकारी उसे ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हारून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और सिर्फ हारून ही नहीं बल्कि खुशबख्त के खिलाफ भी जांच शुरू की जा चुकी है।
खुशबख्त तुरंत सफाई देती है कि उसने हारून को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी और हारून के अपने स्रोत हैं। लेकिन अधिकारी बताता है कि ये जांच अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे पहले से योजना बनाई जा चुकी थी और कार्रवाई उस समय होनी थी जब खुशबख्त अपनी जिम्मेदारी संभालती। यानी असली निशाना सिर्फ हारून नहीं था, बल्कि खुशबख्त भी पहले से इस जाल में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ हारून अपने मिशन पर कायम रहता है। वो दोहराता है कि देश के बच्चों को नशे से बचाना जरूरी है और इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके अनुसार व्यवस्था में मौजूद कई ताकतवर लोग ऐसे नेटवर्क को मजबूत करते हैं और असली लड़ाई उन सभी के खिलाफ है। वो जनता से कहता है कि अब फैसला उन्हें करना है कि सच क्या है और दिखाया जा रहा भ्रम क्या है। हारून के शब्दों से साफ होता है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच खुशबख्त और हारून के रिश्ते में भी बड़ा टकराव आता है। खुशबख्त उससे शिकायत करती है कि उसने अपने पेशे को उनके रिश्ते से ऊपर रखा और उसकी भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसे लगता है कि हारून ने अपने करियर की खातिर उनके भरोसे और प्यार को कुचल दिया। हारून उसकी नाराजगी को समझता है, लेकिन वो बताता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे वो वजह नहीं थी जो खुशबख्त समझ रही है। असल में वो पूरी स्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहता था ताकि खुशबख्त पर कोई सीधा आरोप ना आए। इसी दौरान एक वरिष्ठ व्यक्ति हारून को समझाता है कि ताकत अपने आप में बुरी चीज नहीं होती, लेकिन अगर इंसान उसे अपने नियंत्रण से बाहर जाने दे तो वही ताकत विनाशकारी बन जाती है। हारून भी मानता है कि उसने इस्तीफा देने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ उसके हट जाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा और वही सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए भागने के बजाय जरूरी है कि सिस्टम के भीतर रहकर सही काम किया जाए। इसी बातचीत में उम्मीद और जिम्मेदारी की बात सामने आती है। दोनों मानते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रखी जा सकती है। हारून का मिशन भले ही अधूरा हो जाए, लेकिन उसका मानना है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ सका तो कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस काम को पूरा करेगा। इसके बाद कहानी फिर हारून और खुशबख्त के रिश्ते की तरफ लौटती है। खुशबख्त उससे पूछती है कि क्या उसके दिल से डर को निकाला जा सकता है। हारून उसे समझाता है कि इंसान के दिल में एक समय पर या तो प्यार हावी रहता है या डर। जब प्यार सच्चा हो तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। खुशबख्त अब भी हारून को लेकर परेशान है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल है। अगर हारून सच में निर्दोष है तो आखिर वो इतना शांत कैसे रह सकता है। हारून का जवाब होता है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है और वो जानता है कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। इसी बीच एक और महिला हारून के खिलाफ चल रही कहानी को समझने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि शायद हारून ने जानबूझकर खुशबख्त को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसे समझाया जाता है कि असल में हारून ने खुद को खतरे में डालकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की थी। अगर हारून ये कदम न उठाता तो शायद आज खुशबख्त पर रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे होते, जबकि अब हारून खुद एक हत्या के मामले में आरोपी बन चुका है। यानी उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना करियर और अपना भविष्य दांव पर लगाकर खुशबख्त को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सच्चाई सामने आने के बाद खुशबख्त को अपनी पिछली बातों पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो धोखेबाज समझ रही थी वो असल में उसके लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों आमने सामने होते हैं और खुशबख्त हारून से माफी मांगती है। वो स्वीकार करती है कि उसने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर शक किया और ऐसी बातें कहीं जिनका उसे अब अफसोस है। लेकिन हारून उसके सामने कोई शिकायत नहीं रखता। वो कहता है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं है और इसलिए वो अपने बचे हुए पलों को खुशबख्त के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद हारून एक ऐसा फैसला करता है जो खुशबख्त को अंदर तक हिला देता है। वो कहता है कि अब वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वो खुशबख्त से कहता है कि फोन उठाकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दे। खुशबख्त ये सुनकर टूट जाती है और कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान को सजा नहीं दे सकती जिसने अपराध किया ही नहीं। लेकिन हारून समझाता है कि कानून में सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं होता। अगर उस पर आरोप है तो जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही उसकी बेगुनाही साबित होगी। वो भागना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे कानून से भागने वाला इंसान कहे। खुशबख्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हारून उसे याद दिलाता है कि प्यार किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होना चाहिए। अगर उनका प्यार खुशबख्त को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है तो वो प्यार अपने मकसद में असफल हो जाएगा। इसलिए हारून उससे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहता है। खुशबख्त के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल है, लेकिन हारून पूरी तरह तैयार है। वो विश्वास जताता है कि एक दिन खुशबख्त ही उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा साबित करेगी। इसके बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि खबर मिलती है कि हारून का ऑनलाइन चैनल ब्लॉक कर दिया गया है और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ खुशबख्त और नबील से जुड़े चैनल भी बंद कर दिए गए हैं। इससे साफ होने लगता है कि मामला सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। किसी ने उनकी आवाज को दबाने की पूरी तैयारी कर रखी है।
हारून के पिता भी चिंतित हैं, लेकिन हारून उन्हें भरोसा देता है कि वो भागेगा नहीं। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा और अपने परिवार से सिर्फ इतना कहता है कि उसकी माँ का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद उसकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नबील हारून से मिलने पहुंचता है और उसके सामने एक अजीब तरह की चुनौती रखता है। वो कहता है कि वो देखना चाहता था कि मुश्किल वक्त की आग हारून को कमजोर करेगी या फिर असली सोने की तरह और मजबूत बनाएगी। हारून का जवाब साफ होता है कि वो टूटने वाला नहीं है। वो मानता है कि इस दुनिया के सामने टिके रहने के लिए सिर्फ जिद काफी नहीं होती, बल्कि इंसान को लालच और डर जैसे दो बड़े दुश्मनों पर जीत हासिल करनी पड़ती है। इसी बीच नबील को एक नई योजना का पता चलता है। हारून का पुराना चैनल बंद हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उसकी आवाज को किसी दूसरे रास्ते से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। नबील और उसके साथी नए चैनल के जरिए हारून का संदेश फैलाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वही वीडियो दोबारा अपलोड किया गया तो उसे भी तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तभी हारून को एक और रास्ता नजर आता है। अगर व्यक्तिगत चैनल बंद हो रहे हैं तो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए जिसे बंद करना आसान ना हो। कहानी यहीं एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां हारून की लड़ाई अब सिर्फ अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने की नहीं रह गई, बल्कि उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की भी बन चुकी है। एक तरफ उस पर गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ उसके अपने लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे हैं, और तीसरी तरफ वे ताकतें हैं जो उसकी आवाज को दबाने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रही हैं। लेकिन हारून ने फैसला कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब असली सवाल ये है कि क्या खुशबख्त अदालत के सामने हारून की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या बंद किए गए चैनलों के बावजूद उसका संदेश लाखों लोगों तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले के पीछे छिपे असली लोगों का चेहरा सामने आएगा, या फिर हारून को ही इस पूरी साजिश का जिम्मेदार बनाकर हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की जाएगी? कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है, जहां खुशबख्त के सामने उसका सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। वो हारून से बेहद नाराज है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे दोबारा भरोसा करना और जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था, उसी पर अब उसे शक होने लगा है। हारून पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और खुशबख्त के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, क्या वही उसे धोखा दे सकता है? परिवार के बाकी लोग भी हारून का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबख्त का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेना सही नहीं होगा क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि खुद हारून से पूछा जाए कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच हालात तेजी से बदलते हैं और खुशबख्त को अपने विभाग से एक जरूरी संदेश मिलता है, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हारून खुद सामने आकर जनता